नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मंगलवार को राजभवन में पहुंचकर मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने राज्यपाल बागड़े को वर्ष प्रतिपदा पर प्रकाशित नववर्ष की डायरी भेंट की है। राज्यपाल ने वर्ष प्रतिपदा पर प्रकाशित नववर्ष डायरी की सराहना की है। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने और श्री बागड़े ने इस दौरान विभिन्न विषयों पर संवाद किया। उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 मई को प्रस्तावित देशनोक दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई और बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई, जिनमें राजस्थान के 8 स्टेशन भी शामिल हैं। वीसी के दौरान मुख्यमंत्री ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, फलौदी, नागौर, जोधपुर सहित कई जिलों के कलेक्टर्स से तैयारियों की समीक्षा की। कॉन्फ्रेंस के जिला कलेक्टर के साथ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिनेश तंवर और रसद अधिकारी सुनील कुमार घोडेला सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा 22 मई के तहत सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली और उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा के तहत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अपनी तय जिम्मेदारियों के अनुसार काम करें और आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित करें। शर्मा ने कहा कि तेज गर्मी के मद्देनजर आयोजित स्थल पर आमजन के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल आवागमन सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं का उचित संचालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि जनता को किसी भी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने बीकानेर कलेक्टर को एयरपोर्ट, हेलीपैड और सभा स्थल पर सभी व्यवस्थाओं को समय अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा के तहत सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गृह विभाग आगंतुकों के लिए सुरक्षा पास, यातायात प्रबंधन जैसी समुचित व्यवस्थाएं करें। और इस दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और वीसी के माध्यम से संबंधित जिलों के अधिकारीगण शामिल हुए। बाईस मई को पीएम की बीकानेर यात्रा है और ऐसे में तैयारियों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की और विभागों के साथ स्वास्थ्य जो व्यवस्थाओं की चाक चौबंद करने पर भी जोर दिया है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ में विकसित कृषि संकल्प अभियान की जानकारी देने और तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए वीसी का आयोजन किया। वीसी में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और सभी राज्यों के कृषि विभागों के साथ में मिलकर आगामी 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत देश के विभिन्न गांवों में किसानों को खरीफ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम का नारा देते हुए कहा कि इस अभियान में किसान वैज्ञानिकों से चर्चा करेंगे, चर्चा में आए सुझाव और समस्याओं पर वैज्ञानिक शोध करेंगे और उसके अनुसार समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य खेती को अधिकतम लाभप्रद बनाना है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने वीसी में सुझाव दिया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में किसानों की खरीद और खरीफ फसलों की जानकारी के साथ साथ उद्यानिकी गतिविधियों की भी जानकारी दी जाए, जिससे किसानों की आय बढ़े और उन्हें अधिक विकल्प मिले। विकसित कृषि संकल्प अभियान
के तहत 9 मई से 12 जून तक यह अभियान चलाया जाएगा। और ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है ये बैठक ली और सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बातचीत भी की। बता दें कि ये बातचीत और बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के सहयोग से प्रॉमिसिंग इंडियन सोसाइटी की ओर से यूआईटी ऑडिटोरियम में स्वस्थ भारत की आशा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर बिरला जिले की आशा सहयोगियों से जो है बातचीत की। और स्वस्थ भारत की आशा संवाद कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा सहयोगिनियों को देश के स्वास्थ्य तंत्र की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए कहा कि जब देश संकट में होता है और लोग पीछे हटते हैं तब आशा बहनें निस्वार्थ भाव से सेवा में जुट जाती हैं। उन्होंने कहा कि यदि आज भारत के सुदूर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं तो उसका सबसे बड़ा श्रेय इन आशा कार्यकर्ताओं को जाता है, जो हर गर्भवती महिला, नवजात शिशु और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए दिन रात समर्पण भाव से कार्य कर रही हैं। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर, गेल के मुख्य महाप्रबंधक अनिल कुमार झा, प्रॉमिसिंग इंडियन सोसाइटी की फाउंडर प्रेरणा सिंह, जिला आईसीडीएस अधिकारी, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि मौजूद रहे। तो स्वस्थ भारत की आशा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आशा कार्यकर्ता जो है एकत्रित हुई हैं एक ऑडिटोरियम में, जहां पर इस जो है संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए और इस संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है यहां पर पहुंचे और उन्होंने इस संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। और संबोधित करते हुए तमाम सारे जो दूर दराज से आए पहुंचे यहां पर आशा कार्यकर्त्रियों ने उनको सुना और साथ ही उन्होंने इनके कार्य को सराहा है और इनके जो योगदान है समाज में उसको भी सराहना करते हुए उन्होंने बताया है कि इनके बिना दूर दराज के सुदूर इलाकों में जो स्वास्थ्य की योजनाएं हैं या फिर यूं कहें कि स्वास्थ्य सेवाएं जो पहुंच रही हैं उनका जो है महत्वपूर्ण श्रेय है और आशा कार्यकर्ताओं को जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हर गर्भवती महिला, नवजात शिशु और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जिस तरीके से आशा कार्यकर्त्री सुदूर क्षेत्रों में जो एक्टिव रहती हैं और दिन रात समर्पण भाव से कार्य करती हैं, उनके लिए जो है ये सराहनीय है। और बिना इनके जो है सुदूर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं का पहुंचना एक तरीके से नामुमकिन है। इसलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर उन्होंने आशा सहयोगिनियों से बातचीत की और स्वास्थ्य भारत और स्वस्थ भारत की आशा संवाद कार्यक्रम में लोकसभा ओम बिरला ने आशा सहयोगिनियों को देश स्वास्थ्य तंत्र की सबसे मजबूत कड़ी बताया है। तो ये चित्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो एक तरफ ऑडिटोरियम में बैठी हुई आशा कार्यकर्त्री इस चित्र में दिखाई दे रही हैं, दूसरे चित्र में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा स्पीकर बिरला जिले की आशा सहयोगिनियों से बातचीत करते हुए यहां पर संवाद कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं। और जो चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो इसे दर्शाते हैं कि किस तरीके से लोकसभा स्पीकर ने जो है आशा कार्यकर्त्रियों को यहां पर एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया है।
जोधपुर में तिरंगा यात्रा से पहले केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह प्रतिमा पावटा चौराहा और गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया कि जिन्होंने देश की रक्षा और देश की सीमाओं की रक्षार्थ के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों को देश सदैव कृतज्ञ भाव से नमन करता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए हमले के बाद में भारतीय सेना की ओर से दिखाए गए पराक्रम को नमन करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जोधपुर शहर के सभी शहीदों को प्रतीकात्मक रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और बता दें कि पुष्पांजलि अर्पित करने में देहात जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह सूरसागर, विधायक देवेंद्र जोशी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, वरुण तनाडिया, राजेंद्र बोराना सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश तो है ही, लेकिन साथ साथ में हजारों सभ्यता और सभ्यता के विकास को अपने आंचल में समेटे हुए है। ऐसा कहा जाता है कि भारत की सभ्यता के बाद में हजारों साल बाद में भी जो सभ्यताएं अस्तित्व में आई, चाहे यूनान की, मिस्र की, रोम की, वो सब काल के प्रवाह में काल कवलित हो गए। लेकिन भारत की यह सनातन सभ्यता संस्कृति वैदिक काल से लेकर के आज इतने हजारों वर्ष बीत जाने के बाद में भी आज भी सनातन भी है, नित्य प्रवाहमान भी है और अक्षुण्य भी है। इसलिए भारत में ऐसे अनेक सभ्यता के अवशेष हम सब के पास में उपलब्ध हैं, जिन्हें हम संग्रहालयों में रख करके और प्रदर्शित कर सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से भारत सरकार युगे युगीन भारत ये म्यूजियम ऐसा बना रही है, जो न केवल विश्व का सबसे समृद्ध म्यूजियम होगा, अब तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भी होगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने लगातार चौथे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया और जन सुनवाई कर अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर शेष समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बता दें कि देवासी ने सोमवार को सिरोही पंचायत समिति के ग्राम पंचायत मोहब्बत नगर, फुगनी, मीडिया, मडिया, हालीवाड़ा एवं जेला में केंद्र राज्य सरकार से मिले फंड से हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं प्रस्तावित कार्यों का शिलान्यास कर विकास के नए अध्याय की शुरुआत की। उधर टोंक जिला कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला है। आपको बता दें कि इसकी सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता कलेक्ट्रेट पहुंचा। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। कलेक्ट्रेट में बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों को बाहर निकाल दिया गया। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो बड़ी संख्या में ये पुलिस बल की तैनाती आप देख रहे हैं टोंक से, जहां पर कलेक्ट्रेट को उड़ाने का टोंक जिला की जो ये कलेक्ट्रेट आपको दिखाई दे रही है, उसे बम से उड़ाने की ये धमकी भरा मेल मिलने के बाद में शासन प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में एक्टिवेट हुआ और उसके मद्देनजर तुरंत प्रभाव से यहां पर बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया और जैसे ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और उन्होंने पूरी तरीके से पूरे बिल्डिंग को अपने कब्जे में लिया और पूरे तरीके से गंभीरता से लेते हुए गहन यहां पर जांच की गई। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जो कलेक्ट्रेट में मौजूद सभी अधिकारीगणों को, लोगों को बाहर निकाला गया। उसको खाली कराने के बाद में चारों तरफ से इस बिल्डिंग को बड़ी संख्या में पुलिस बल ने घेर रखा था और सुरक्षा कारणों की वजह से इस पूरे बिल्डिंग की सघन जांच की गई। तो टोंक जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी से कहीं न कहीं अफरा तफरी का माहौल अचानक से प्रशासन में देखने को मिला, जहां पर पुलिस विभाग, आला अधिकारी, सभी जो लोग हैं वो
इसको जो है गंभीरता से लेते हुए अफरा तफरी का माहौल उनमें देखने को मिला। और जैसे ही ये सूचना बम निरोधक दस्ते को मिली तो वह मौके पर पहुंचकर इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से खाली कराया गया। जो लोग यहां पर मौजूद थे उनको बाहर की तरफ निकाला गया और अपने कब्जे में ये बिल्डिंग लेकर जो है पूरी तरीके से जांच पड़ताल की गई कि आखिरकार किस तरीके से धमकी भरा मेल मिला है। और इस धमकी भरे मेल को लेकर जो है गंभीरता से लेते हुए पूरी बिल्डिंग को जो है कहीं न कहीं यहां पर क्वारंटीन किया गया। और साथ ही जो पुलिस प्रशासन है वो आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है कि किस तरीके से टेक्निकलिटीज जो है इसमें देखने को मिल रही हैं और जो मेल है आखिर किस सस्पेक्ट ने किया है। उधर जो है बीकानेर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विदेश मंत्री विषय वस्तु की पूरी जानकारी रखते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर हैं और उन्होंने विपक्ष नेता राहुल गांधी के राफेल से संबंधित कही बात का पूर्णतया खंडन किया है। वहीं एसआई भर्ती में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार के संवेदनशील नहीं होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कई फैसले सोच समझकर करने पड़ते हैं, ये सरकार कर रही है और उनकी उम्र सीमा वादक नहीं बने और उनको न्याय मिल जाए। ये विपक्ष कुछ भी राहुल गांधी जी क्या क्या सवाल करते हैं, पहले तैयारी नहीं करते। अब विदेश मंत्री इतना गंभीर है, हर विषय पर पूरी जानकारी रखते हैं, आधिकारिक रूप से वो पूरी विषय वस्तु भी रखते हैं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब फाइटर प्लेन की जो बात कर रहे हैं तो हमारे बिल्कुल सभी व्यवस्थाओं में चाक चौबंद है, सुरक्षित है, कहीं किसी प्रकार की अप्रिय नहीं है। सर ऐसा ही भर्ती को लेकर धरना भी चल रहा है और महिला मित्रों के भी आरोप लग रहे हैं, ऐसा क्या कहना हाईकोर्ट की फटकार के बाद में भी अभी तक अंतिम निर्णय नहीं ले रहे हैं, सरकार क्या संवेदनशील नहीं है इस मामले में? देखिए वैसे तो यह फैसला कई दृष्टिकोण से सोच के करना पड़ता है, क्योंकि कई लोग एज बार्ड हो जाते हैं। आखिर जिनको 33 वर्ष सीमा होती है, उम्र की सीमा, और यदि एक बार निरस्त कर दिया तो उनको दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है। उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी नहीं करना है, तो इसका कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि उनकी उम्र सीमा भी बाधक नहीं बने और न्याय भी मिल जाए। जिले में साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टिपर गैंग के सरगना सोनू मीणा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 2 लग्जरी गाड़ियां महिंद्रा स्कॉर्पियो और XUV 700, 10 एंड्रॉयड मोबाइल, 9 चेकबुक और 2 बैंक पासबुक जब्त की गई हैं। ये गैंग ऑनलाइन गेम और जो है टिपिंग के नाम पर लोगों से ठगी करता था और आपको बता दें कि ठगी से कमाए पैसे से ये महंगी गाड़ियां, किराए के फ्लैट और होटलों में ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। यह कार्रवाई अलीगढ़ थाना पुलिस ने एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर की है। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक में मौसमी बीमारियों की चुनौतियों और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बता दें कि जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मियों को कर्मयोगी पोर्टल पर अधिक से अधिक ऑनलाइन कोर्स करने के निर्देश दिए हैं। अब बता दें कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सरकारी अस्पताल में रोगी पंजीकरण को ऑनलाइन करने हेतु QR कोड और स्टेडियो की जो है स्थापना के आदेश भी दिए गए हैं, जिससे कि मरीजों को पर्ची कटवाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़े। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत जिला चिकित्सालय और CHC स्तर पर क्लेम रिजेक्शंस की स्थिति पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CMHO को सभी अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध पैकेजों की समीक्षा के निर्देश दिए। तो जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO सभी अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध जो पैकेज हैं उनका भी समीक्षा करने के निर्देश वहां पर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने जो योजना जो प्रक्रिया है उसकी यहां पर समीक्षा की है। आयुष्मान योजना में क्लेम रिजेक्शंस पर भी नाराजगी यहां पर जताई गई है।
हीट वेव से बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्थाओं के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी को देखते हुए तापमान में लगातार जिस तरीके से वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो हीट वेव का प्रभाव है वो आम जनमानस पर लगातार पड़ता है, जिसकी वजह से लोग जो है बीमारियों से ग्रसित होते हैं और उसी के चलते जो है लगातार हॉस्पिटल्स की तरफ लोगों को रुख करना पड़ता है। तो हीट वेव से बचाव के लिए भी पुख्ता व्यवस्थाओं के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की ये जो बैठक थी उसका आयोजन किया गया है और इस बैठक में समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने आयुष्मान योजना के जो क्लेम होते हैं उनको जो रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है लोगों को आयुष्मान योजना के तहत में, उसको लेकर भी उन्होंने इस बैठक के माध्यम से नाराजगी जताई है और उस पर कहीं न कहीं कड़ा रुख दिखाते हुए उस समस्या का समाधान करने के लिए लगातार ये निर्देशित किया गया है। उधर बाड़ी कोतवाली पुलिस ने सर्राफा व्यापारी से लूट के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने 28 अप्रैल को हुई 60 लाख की लूट में मास्टरमाइंड हंसा गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शहर में रिंग रोड स्थित आम के बाग से पकड़ा गया है। कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा के अनुसार 28 अप्रैल को रेलवे फाटक पर सर्राफा व्यापारी अनिल बंसल पर हमला किया गया था। बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर उनका बैग छीन लिया गया था। बैग में करीब 600 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी और 3 लाख रुपए नगद थे। पुलिस ने घटना के 2 दिन बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। ये 28 अप्रैल 2025 को शाम को 8 बजे के लगभग बाड़ी कोतवाली इलाके में एक सराफा व्यापारी की गोली मारकर और उसके आभूषण एवं नकदी से भरा हुआ बैग की लूट कर ली गई थी, जिसमें हमने 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया था। उसके बाद एक महिला और एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया था। आज उस घटना में जो मुख्य अभियुक्त था, जिसका ये पूरा आपराधिक षड्यंत्र था, हंसा उर्फ हंसराम गुर्जर को, जिस पर श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के आदेश से 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था, उसे गिरफ्तार किया गया है। माल मसूलता की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं और घटना में प्रयुक्त हथियार एवं वाहन की भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। आज इसको कोर्ट में पेश कर 3 दिन का पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर एक बार फिर राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने जेटीए 2025 परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहीद स्मारक पर चल रहे अपने धरने के दौरान बेनीवाल ने कहा कि ये सरकार ओएमआर शीट में चीटिंग का नया मॉडल लेकर आई है। बेनीवाल ने मीडिया को दिखाए गए जेटीए 2024 परीक्षा की ओएमआर कार्बन प्रति का हवाला देते हुए बताया कि अब तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ओएमआर शीट पर वीक्षक और छात्र की हस्ताक्षर अनिवार्य रहे हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन इस परीक्षा में ओएमआर पर ना हो तो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हैं और ना ही वीक्षक के। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सरकार को ये छूट मिल जाती है कि किसी भी छात्र की ओएमआर शीट बाद में भरकर मनचाहे अभ्यर्थियों को चयनित किया जा सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।